नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका काम की बात में। चलिए शुरू करते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। हालांकि बम को मारने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी असेंबली के कुछ सदस्य जैसे जॉर्ज अर्नेस्ट शूस्टर, वायसराय परिषद के वित्त सदस्य घायल हो गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आसानी से भाग सकते थे, लेकिन बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए और उन्होंने वहीं अपनी गिरफ्तारी दे दी। उस समय वे दोनों खाकी कमीज और निक्कर पहने हुए थे। जून के पहले सप्ताह में अदालत की सुनवाई शुरू हो गई। 12 जून को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 15 अप्रैल 1929 को पुलिस ने लाहौर बम फैक्ट्री को खोज निकाला, जिसकी स्थापना HSRA ने की थी। इसमें सुखदेव, किशोरी लाल और जय गोपाल समेत HSRA के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए। इसके कुछ समय बाद सहारनपुर कारखाने पर भी हमला किया गया। वहां से भी कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ क्रांतिकारी सरकारी गवाह भी बन गए थे, जिनमें मुख्य थे हंसराज बोहरा और जय गोपाल। पुलिस ने विधानसभा में बम फेंकने, सांड्रस की हत्या का मामला और बम बनाने के कारखाने के तीनों मामलों के तार जोड़ लिए और इसी के तहत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और 21 अन्य लोगों पर सांड्रस और हवलदार चनन सिंह की हत्या का आरोप लगाया गया। सांड्रस का केस दोबारा खुलते ही उनको दिल्ली जेल से मियांवाली सेंट्रल जेल पाकिस्तान भेज दिया गया। वहां भगत सिंह ने विदेशी और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव देखा। उन्होंने अपने आप को राजनीतिक कैदी बताते हुए अच्छे खाने, कपड़े, किताबें, दैनिक अखबार और दूसरी जरूरी चीजों की मांग की। उन्होंने जेल के अंदर मजदूरी करने से भी मना कर दिया। इन सभी मांगों को ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया और भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भगत सिंह की भूख हड़ताल ने देश के लोगों को एकजुट होने का एक कारण दिया और लोग भगत सिंह के लिए लाहौर और अमृतसर में रैलियां निकालने लगे। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भगत सिंह की भूख हड़ताल का समर्थन किया था। सरकार ने इनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए कई कंडे अपनाए। जबरदस्ती प्लास्टिक पाइप के जरिए इनके फेफड़ों में खाना पानी डाला गया, लेकिन सरकार क्रांतिकारियों की हड़ताल नहीं तोड़ पाई। इन सब के चलते उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन ने सांड्रस हत्या का केस तारीख से पहले चालू करवा दिया, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है और 10 जुलाई 1929 में भगत सिंह को लाहौर बोस्टरल जेल में लाया गया। भगत सिंह और उनके साथियों की भूख हड़ताल अब भी जारी थी। उनके एक साथी जतिंद्र नाथ दास ने तो 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल में ही अपने प्राण तक त्याग दिए थे। लगभग सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने जतिन दास को श्रद्धांजलि दी। नेहरू ने लाहौर कैदियों के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ संवेदना के रूप में केंद्रीय असेंबली में स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। भगत सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव और उनके पिता द्वारा अनुरोध पर 116 दिनों बाद 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पेजों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दे। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसरॉय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। लेकिन यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। फांसी की तारीख से एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर ही भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी, तो उन्होंने कहा, मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूँ, कुछ पन्ने रह गए हैं, मुझे थोड़ा समय और दिया जाए। फांसी पर जाते समय ये तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए और इन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया।
अब आपको बताते हैं कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। साल 1930 में दांडी कूच के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रिटेन सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। यह सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रिटेन सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिस्थिति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 में वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में भी माफी नहीं मिल सकी और यहीं से ये विवाद शुरू हुआ। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही है, तब ब्रिटेन सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस वीडियो का तीसरा भाग देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।